नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं और पेडागोजी का ये नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के आगे। पेडागोजी का तीसरा लेक्चर है। हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 31 से 50 की ओर जाने की कोशिश करेंगे और फिर नए नए क्वेश्चन और लेके आने की कोशिश करेंगे। पेडागोजी का जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो अच्छे से करिएगा। उसमें मैं पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दूंगा एजुकेशन का। इसमें हम लोग अंग्रेजों के ज़माने से लेकर वर्तमान समय में जितने एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या कुछ जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन वो उस एक लेक्चर से मिल जाएंगे। वो जरूर करिएगा। यहाँ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट निपटाते हैं। आप देखिए, वाकई में ये क्वेश्चन मुझे बड़े शानदार लग रहे हैं और अगर आपकी परीक्षा में से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, कुछ फायदा हुआ है। चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन, मुझे 1 मिनट जरा दीजिएगा। 1 मिनट कुछ चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सॉरी। मानव संसाधन के लास्ट क्वेश्चन भी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर था। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए क्या चीज, क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, क्या किसको पैरामीटर माना जाता है? कैपिटल को मतलब पूंजी को, कार्यक्षमता को मतलब एफिशिएंसी को, शारीरिक बल मतलब फिजिकल पावर को, या एजुकेशन को? तो ऑफ कोर्स शिक्षा, एजुकेशन ही मानव संसाधन असली है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन का जो असली रिसोर्स उसकी एजुकेशन ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। डी, जब भी ह्यूमन रिसोर्स की बात हो आप शिक्षा याद रखेंगे, बिकॉज इसको दिमाग में रखना कि बहुत समय तक हमारा जो शिक्षा मंत्रालय था देश का, वो मानव संसाधन मंत्रालय भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के 86वें संविधान भारत के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से होता है, पता होगा आपको। आर्टिकल 368 से होता है। इसमें 86 जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? पहली बात तो 2002 में हुआ था। क्या हुआ था कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। अगर ये उनको शिक्षा नहीं मिलती है तो जो सरकार है, जो स्टेट है, वो दोषी है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 21 में, है ना। आर्टिकल 21A बना था, ठीक, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे तो समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, है ना। मुझे याद नहीं है कि हम कब से 400K पे पड़े हुए हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये चैनल बहुत डिजर्व करता है ना। बस क्या ही कहें, यूट्यूब ने इस तरह से चीज़ें खराब कर रखी है ना कि शैडो ही बैन कर रखा है। मुझे तो समझ नहीं आता एक्चुअली होता है क्या ये। आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर करके इसकी रीच थोड़ी सी इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। खैर, संविधान के किस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल बच्चे के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बनाया गया? क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था कि किस अनुच्छेद में राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, इम्प्लांट किया गया था। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ही एक प्रकार से एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, खासतौर से हमारा एजुकेशन फॉर राइट, एजुकेशनल जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट किया है कि शिक्षा पाना किसी भी बच्चे का मतलब मौलिक अधिकार है। ठीक है, वही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही ये काम हुआ था। नया 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। उसमें जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है ना। 11th फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में किसको शामिल किया गया है मैं बता दूं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो संविधान बना 1949 में, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हमारे कंसेप्ट में नहीं थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बाद में इसकी सोच अपनाई गई, इसकी रिकमेंडेशन की गई 70 के दशक में, 1970-72 के दशक में। और उस समय एक कमेटी बैठी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। उसने एक रिकमेंडेशन की थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाली जानी चाहिए कि देश के प्रति जनता का भी तो कुछ दायित्व हो, जनता का भी कुछ कर्तव्य हो। और उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन की थी और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट की गई। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसी के साथ 11वां फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई। क्या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना मतलब उनको शिक्षा मिलनी जरूरी है। इसी से चिपका के एक कर्तव्य लगा दिया गया। आर्टिकल, ये हमारा जो भाग पार्ट 4A है, हाँ ठीक है 4A, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है। नहीं सॉरी 4A तो भाग है और आर्टिकल है
51 ए, अगर मैं गलत नहीं होता हूँ 51 ए ही है, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। और इसमें 11वां कंसेप्ट, 11वीं ड्यूटीज डाली गई कि हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हर अभिभावक की जिम्मेदारी है कि उन्हें अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजना होगा। ठीक है, एक तरफ एजुकेशन फंडामेंटल राइट होती है, इधर फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई कि बच्चे को स्कूल भेजना भी कर्तव्य है पेरेंट्स का। ठीक, तो एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें कंसेप्ट समझना था जी। हाँ, 51 ए ही है, 51 ए ही है। ठीक है, भाग 4A आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। उसमें 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही है जो मैंने वही बताया आपको कि प्राइमरी की बच्चों को स्कूल भेजना पेरेंट्स का कर्तव्य है। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक योजना नहीं चलाई गई है। देखिए, जो योजनाएं चलाई जाती है ना, उनके अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग उनके रीजंस होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे कि स्कूल में एनरोलमेंट रेशो बढ़े, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है ना, GER। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई। मिड डे मील स्कीम्स भी सीख ली थी, बच्चे खाने को लेके भी आए, उनको न्यूट्रिशन मिले, है ना। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी योजनाएं थी। मिड डे मील योजना, ये तो भाई बिल्कुल से एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए की गई थी 1995 में, PV नरसिंह राव के काल में। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इसका पूछते हैं मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी। ठीक है, दूसरा है प्रौढ़ शिक्षा योजना। प्रौढ़ शिक्षा योजना छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए एक्चुअली नहीं था, ये था जो हमारे ऐसे लोग जो अपनी काफ़ी उम्र के हो गए, जो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए 35 के बाद वाली उम्र में, लेकिन वो शिक्षित होना चाहते हैं, तो उनके लिए योजना चलाई गई थी कि वो इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाए ताकि वो कुछ साक्षरता दर अपनी बढ़ा सकें और कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये उस वर्ग को टारगेट किया गया था जिसमें कि जो जिनकी उम्र एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें हमारा है। जो स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कीम नहीं चली थी, बाकी सारी स्कीम स्कूलों में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए थी। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, मिड डे मील अभियान, सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू हुई थी, अभी बताया। मिड डे मील योजना 1995, हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अभी भी चलती है, जिसमें प्राइमरी से लेके और 8वीं क्लास मतलब अपर प्राइमरी तक बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है डेली, उनके न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक इच्छा का सिद्धांत, ये क्वेश्चन बड़ा रेयर है, आ जाएगा अगर तो। सामाजिक इच्छा का सिद्धांत दिया था किसने, कोंडारसेट ने। ये क्वेश्चन आप चाहें तो नहीं छोड़ सकते हैं। सामाजिक शिक्षा एक सोशल पर्सपेक्टिव है जो हमको एजुकेशन मिलती है, समाज से जो हमको एजुकेशन मिलती है, समाज से हमें जो एजुकेशन सीखने को मिलती है ना। सामाजिक शिक्षा किस विषय क्षेत्र पर बल नहीं देती है ना। सामाजिक शिक्षा किस क्षेत्र पर फोकस नहीं करती है। पहला स्वच्छ विज्ञान, दूसरा साक्षरता, तीसरा आर्थिक सुधार और चौथा प्रशासनिक सुधार। सीधे सीधे है, एजुकेशन किस पे काम करेगी, लिटरेसी पे करेगी, स्वच्छता पे करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे करेगी। प्रशासनिक सुधार से उसका कोई मतलब नहीं है। समाज प्रशासनिक सुधार करने के लिए शिक्षा नहीं देता है। तो डी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। शिक्षा पे होने वाला खर्चा नहीं, शिक्षा पे होने वाला खर्चा क्या है, अभी हम बहुत खर्चा कम कर रहे हैं, मतलब 6% हमें अपनी GDP का पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन अभी भी हम लोग अपनी GDP का 3% ही पैसा खर्च कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। पहले तो 1.5% होता था, 6% तक लेके जाना है, अभी हम लोग आधे रास्ते में हैं। तो ये नहीं। दूसरा, योजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना, सबसे बड़ा काम यही है, सबसे मेन चीज़। जो बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं 8वीं के बाद, बहुत ड्रास्टिकली रिडक्शन होता है, कई रीज़न उसके होते हैं, आर्थिक स्थितियाँ भी होती हैं, फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, या कई ऐसी सिचुएशन होती हैं कि वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो जो C ऑप्शन है वो सबसे बड़ा रोड़ा है सरकार के सामने शिक्षा में। नेक्स्ट, स्कूल पूर्व शिक्षा के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। स्कूल से पहले की शिक्षा है ना, विद्यालय जाने से पहले की शिक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार की, समाज की, संबंधियों की, आंगनवाड़ी की। आंसर आएगा परिवार, हमारा पहला स्कूल होता है A अमेरिका, परिवार। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन बोला कि 2011-12 के अनुसार हमारी GDP का कितना हिस्सा एजुकेशन पे खर्च होता है। आज के अनुसार 2022-23 के अनुसार हमारी GDP का भी 3% हिस्सा जो है एजुकेशन पे खर्च होता है। बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा, 3%। इसमें ऑप्शन है कि नहीं है, 3% याद रखना। वर्तमान में भारत में शिक्षा संबंधी सबसे प्रमुख समस्या के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। राजनीतिक नीतियाँ, मतलब एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है उसके लिए मेन जिम्मेदार कौन है। दूसरा, आर्थिक पिछड़ापन, तीसरा सामाजिक परंपराएं, और चौथा जटिल प्रक्रियाएं।
तो इसका आंसर आएगा जटिल प्रक्रियाएं, है ना। कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं, रूल रेगुलेशंस बहुत है, लाल फीता शाही बहुत है ना। इसमें अगर हम ऑल ऑफ द अबव यहाँ होता तो हम ऑल ऑफ द अबव भी लिखते। जैसे सामाजिक परंपराएं भी हैं, रूढ़ियाँ हैं, गर्ल चाइल्ड को नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर हैं कि उसको तो घर में ही रहना है ना। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तो खैर रहती ही है, आर्थिक पिछड़ापन भी बहुत बड़ा कारण है ना। तो वैसे इसमें सबसे जो बड़ा कारण जटिल प्रक्रियाएं हैं। भारत में शिक्षा की मूल समस्या उच्च शिक्षा पर बल देना तथा प्रशासनिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल नहीं देना है। हाँ, ये अमर्त्य सेन ने बोला था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी काम किया था। उन्होंने बोला था, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार मिला था उनको। उन्होंने बोला था कि इंडिया में जो ना हायर एजुकेशन तो ज़्यादा बात ही हो जा रही है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को कोई ध्यान ही नहीं देता। प्राइमरी एजुकेशन जो गांधीयन व्यू है, गांधी जी की सोच थी, बेसिक शिक्षा है ना, बुनियादी तालीम, उसमें बहुत रिफॉर्म्स की नीड है ना, क्योंकि उसके बाद ही ड्रॉप आउट केसेस बढ़ते हैं। अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से दी है तो निश्चित रूप से ड्रॉप आउट केसेस रिड्यूस होंगे। तो इन्होंने ही बोला था कि प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू हायर एजुकेशन। नेक्स्ट, स्कूल ड्रॉप आउट जैसी समस्या का मूल कारण क्या है? सामाजिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां, आर्थिक पिछड़ापन बहुत बड़ा कारण है। सी होगा भाई, आर्थिक पिछड़ापन एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, सी। सरकार द्वारा शिक्षा नीति के तहत निधि, ये छोड़ो इसको। हाँ, नीति विकल्पों की सृजन प्रक्रिया क्या कहलाती है? नीति विकल्प मतलब जो पॉलिसीज ऑप्शंस होते हैं, है ना, समय समय जो पॉलिसीज आती हैं, नई नई पॉलिसीज बनाने के जो ऑप्शन जनरेट होता है वो क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, पुराने विकल्पों का पुनर्निर्माण। ऑप्शन बी, नए विकल्पों का निर्माण। हर पॉलिसी में नए विकल्प आते हैं, नए ऑप्शंस आते हैं, नई क्रिएटिविटी आती है। बी ऑप्शन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें बस ये क्वेश्चंस किस लिए हैं? आपका एक ब्रशअप करने के लिए, ताकि आप एक माइंडसेट रेडी कर सके अपना। ठीक है, जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है आपका। ठीक, नेक्स्ट, नीति विकल्पों का सृजन क्यों किया जाता है? मतलब इसको सिंपल भाषा में समझो, ये एजुकेशन पॉलिसीज या इस एजुकेशन पर समय समय पे पॉलिसीज क्यों आती हैं? सिंपल, ए, विद्यमान विकल्पों में विसंगति उत्पन्न होने से, मतलब एट प्रेजेंट जो पॉलिसी हैं उसमें कुछ कमियां होंगी तभी तो नई पॉलिसी आई है। ठीक बात, नई पॉलिसियों का निर्माण करना है। तीसरा, रचनात्मक नीतियों का निर्माण करना और भी क्रिएटिव कंड्यूसिव पॉलिसीज का निर्माण करना। समय के साथ जो नीड है, जो डिमांड है, उसके बारे में सोचना। 1966 में कोठारी कमीशन आया था, उस समय उनको नहीं पता था ना कि 2022 में डिजिटल एजुकेशन आ जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगी, इस पर भी हमें सोचना होगा, इस कंसेप्ट को देखना होगा। लेकिन अब सोचना पड़ेगा ना, तो समय के साथ वो नीड होती है। तो इसमें उपरोक्त सभी है, तो डी ऑप्शन बेस्ट है वैसे तो। ठीक, 48 क्या बोल रहा है? नीति विकल्पों के क्रियान्वयन में मुख्य रूप से क्या समस्या आती है? मुख्य रूप से क्या समस्याएं आती है? ऑल ऑफ द अबव तो पहले आंसर हो जाएगा, सारी रीजन है। पॉलिटिकल विल होती है, 2020 से आई हुई है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई स्टेट्स में। राजनीतिक मान्यताएं हैं, वो बैरियर जल्दी टूट नहीं रहे हैं। जेंडर बायस, वुमेन एम्पावरमेंट की समस्याएं, आर्थिक पिछड़ापन, फंड्स की कमी है, अभी भी हम 3% पे अटके हुए हैं। रिकमेंडेशन 6% की है जीडीपी का, कितना पैसा खर्च करो, नहीं करते लोग खर्च। नेक्स्ट, शिक्षा में गुणात्मक सुधार का उद्देश्य क्या है? शिक्षा नीति में जो गुणात्मक, जो हम एजुकेशन पॉलिसी को बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं, उसका क्यों करते हैं, का उद्देश्य, पर्पस क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन, नीतियों का सार्वभौमिकरण, नीतियों का क्रियान्वयन, सही से उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, दैट्स ऑल। आज का लास्ट क्वेश्चन, नीति निर्णयन प्रक्रिया के अनुकूल से एक विशेष प्रश्न नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और इसमें कुछ नीचे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लेवल में शायद नहीं आएंगे, माइट भी पीजीटी वगैरह में पूछ लें। तो मेरा फोकस भी प्राइमरी पे ज़्यादा है, तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में ना नए लेक्चर्स में नई पीडीएफ लेके यूज़ करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सर्च कीजिए, मिल जाएगा इसी नाम से, और उसको क्लिक करके देख लीजिए। उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको वाकई में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।